नमस्कार दर्शकों। आज हमारे साथ हमारे इस फेसबुक लाइव पे आज मौसम वरिष्ठ मौसम व कृषि वैज्ञानिक कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वरिष्ठ मौसम व कृषि वैज्ञानिक एस एन सुनील पांडे सर हैं। आज जो जिस तरीके से पिछले 2 महीने से उत्तर प्रदेश और प्रदेश में जो लगातार मौसम बदल रहे हैं उसको लेकर के हम लोग इनसे बातचीत करेंगे, उनको समझेंगे कि कैसे और क्यों लगातार मौसम में बदलाव देखे जा रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे फेसबुक लाइव पे। नमस्कार पत्रिका मैडम। जी। तो शुरुआत हम लोग प्रदेश के मौसम से ही करते हैं कि मौजूदा हालात में अभी प्रदेश में मौसम का क्या हाल चाल है और बारिश को लेकर क्या मौसम विभाग का क्या पूर्वानुमान देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का अभी पूर्वानुमान है कि अगले हफ्ते तक है। जी। मीन्स जुलाई फर्स्ट वीक तक रुक रुक कर बारिश की गतिविधियां पूरे उत्तर भारत में चलने की संभावना है, अच्छा। क्योंकि इस समय मानसून का जो पैटर्न बदल रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और मानसून इरेटेक हो गया है, उसकी वजह से पेची रेन होने की संभावना है। अच्छा। पेची रेन से मतलब होता है कि जी। कहीं बारिश होगी और कहीं नहीं होगी। अच्छा। जिस तरह से आप देख रहे होंगे पिछले कई सालों से, जी। अभी कानपुर में बताता हूँ आपको कि बर्रा में ओले गिरे थे, कितवे नगर में बारिश हुई थी, लेकिन जो हमारा उत्तरी कानपुर है, जहाँ पे सी एस आजाद यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे एक बूंद बारिश नहीं हुई थी और धूप लगातार निकली रही थी। तो जो ये पेची रेन हो रही है, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है। अब क्लाउड फॉर्मेशन जो होती है जी। वो इसी तरह की होती है, जहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन हो गई और सारी तकनीकी डेवलप हो जाती है, वहाँ पे बारिश हो जाती है। तो अभी फिलहाल अगले जुलाई के फर्स्ट वीक तक रुक रुक कर कहीं कहीं हल्की बारिश से कहीं कहीं भारी बारिश होने की पूरी संभावना कानपुर मंडल सहित पूरे उत्तर प्रदेश में बनी रहेगी। जी। जैसा कि आप बता रहे हैं कि मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान है, तो दर्शकों को ये भी समझना जरूरी हो जाता है कि ये जो पूर्वानुमान लगाया जाता है, जो मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जारी किए जाते हैं, ये कैसे तय किए जाते हैं? ये पूर्वानुमान कैसे जारी देखिए, किए जाते हैं? सबसे पहले तो हमारे पास जैसे कानपुर में 1972 से आज जी। तक का डाटा है, हम्म। तो हम इस डाटा का एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। जी। इसके बाद जो हमारा भारतीय मौसम विभाग है, वहाँ पे सुपर कंप्यूटर होता है, उसमें डाटा फीड किया जाता है, उसकी डाटा फीड करके उसका एनालिसिस होता है। अच्छा। इसके अलावा भी जैसे सैटेलाइट मैप होते हैं, जी। उनसे भी हम लोग देखते हैं, और इसके बाद कई मॉडल सिस्टम होते हैं। जी। मॉडल सिस्टम होते हैं जो हमको बताते हैं कि जी। हवाएं किस तरह की चल रही हैं, समुद्र का तापमान क्या है, हवाओं की दिशा क्या है, हवाओं में कितनी नमी है, हवाएं कितने ऊपर चल रही हैं। ये सारी चीजों से हम लोग फोरकास्ट करते हैं। जी। फोरकास्ट चार तरीके की होती है: जी। शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग, और एक होती है जैसे पे कोई तुरंत इमीडिएट वाली, कि हमें पता लगा कि अगले 24 घंटे में बिपरजॉय नाम का तूफान आ रहा है, बिल्कुल। या कहीं भी कोई तुरंत कोई सिस्टम होने वाला है, तो उसको हम लोग क्विक फोरकास्ट करते हैं, जो 24 घंटे के अंदर होती है। अच्छा। तो और इन सारी जितनी भी पूर्वानुमान है, इनके लिए सारी चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसमें सैटेलाइट के मैप होते हैं और ये सारा डाटा होता है, उसका एनालिसिस होता है, और जो हमारे ईसीएफ, इसके बाद कई तरह के 4 मॉडल करीब होते हैं, उन सारे मॉडलों को हम लोग देखते हैं। चलिए, पिछले कितने सालों को डेटा को एनालाइज किया जाता है एक फोरकास्ट एक देखिए, पूर्वानुमान देने के लिए? डाटा जहाँ पर जितना मौजूद है, जैसे कानपुर का सेंटर हमारा 1972 से चल रहा है, तो तब से आज तक का डाटा सारा हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन पहले क्या होता था, डाटा हमारा 2 टाइम लिया जाता था, लेकिन अब जिस तरह से तकनीकी बढ़ रही है, और भारतीय मौसम विभाग से लेके सभी लोग, क्योंकि वेदर ऐसी चीज है जिससे हर चीज प्रभावित होती है, बिल्कुल। चाहे हमारा खाद्यान्न उत्पादन हो, चाहे मानव हेल्थ हो, या एनिमल हेल्थ हो, या हमारी इंडस्ट्रीज हो। जब मौसम का इन सब पर प्रभाव पड़ता है, और चाहे हमारी एविएशन इंडस्ट्री हो, जी। तो इन सब में मौसम की जरूरत पड़ती है। तो मौसम के लिए पूर्वानुमान बहुत जरूरी होता है। जी। जैसे आप देख रहे हो, जब से हमारा ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लग गया है,
तो हमने अभी एनालिसिस किया पिछले 3 साल का कि पहले 35 से 36 तापमान दोपहर 12 बजे के बाद होते थे, जी लेकिन इधर 3 साल से जो हमारा, तो हम उसमें मिनट टू मिनट और आवर टू आवर हमें डाटा मिल जाता है कि 10 बजे कितना तापमान था, जी 11 बजे कितना था, 12 बजे कितना था। तो उसका जब एनालिसिस किया है तो कानपुर की ये हालत हो गई है कि यहाँ पे अब लगातार 10 बजे 35 से 36 के तापमान होने लगे हैं, अच्छा जो ह्यूमन हेल्थ के लिए या वर्किंग के लिए या लेबरों के लिए या कृषक के लिए या खेतिहर मजदूर के लिए, सबके लिए बहुत दिक्कत तलब होती है। बिल्कुल हमें अगर इसी तरह जो बड़े शहरों में हमने एक हीट आइलैंड बना दिए हैं, जिनको हम कह सकते हैं जो कंक्रीट के जंगल बसा दिए हैं, उनकी वजह से भी सुबह जल्दी तापमान में वृद्धि हो जाती है। जैसे हमारा बुंदेलखंड का एरिया है, जी वहाँ पथरीली जमीन होती है, तो वहाँ एक चीज होती है कि जल्दी गर्मी होती है और रातें सर्द हो जाती हैं। जी वही सिस्टम अब हमारे बड़े शहरों में भी आ रहा है, लेकिन बड़े शहरों में रातें सर्द इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि हमारे जो ऊपर एटमॉस्फेयर है उसमें एक लेयर बन जाती है, चाहे वो प्रदूषण की हो या कोई भी लेयर हो। तो होता क्या है, जो हीट हमारी शाम को, जो हमारी अर्थ होती है, अर्थ शाम को अपनी एनर्जी डिस्चार्ज करती है। तो अगर कोई ऊपर बैरियर मिल जाता है तो वो उसमें ट्रैप हो जाती है, सेव हो जाती है, जिससे बड़े शहरों में रातें भी गर्म होती हैं और वो असहनीय हो जाती हैं। आप इधर इसके बाद एक चीज और देखी जा रही है कि जो कोस्टल एरिया में ह्यूमिडिटी रहती थी, अच्छा हम उसको वेट बल्ब तापमान कहते हैं। वो तापमान अब पूरे कानपुर मंडल सहित उत्तर प्रदेश में भी रहने लगे हैं पिछले 2 साल से, अच्छा पहले नहीं रहते थे। क्योंकि अब की बार भी आप देखिए पूरे मई में ह्यूमिडिटी लगातार रही, और उसका कारण ये हुआ कि आप देखिए अस्पतालों में लाइन लगी रही, कहीं वायरल फीवर है, कहीं किसी को कोई दिक्कतें हो रही हैं, मतलब स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही दिक्कतें आई। तो ये सारी चीजें हमारे वेदर से ही हो रही हैं, मौसम हर चीज को प्रभावित कर रहा है। जी, बिल्कुल। अभी हम लोग डाटा से संबंधित बातें कर रहे थे कि कैसे पूर्वानुमान जी के लिए हम लोग डाटा का उपयोग करते हैं। उसी के आधार पे हम लोग जी पूर्वानुमान, जो मौसम विभाग होता है, वो पूर्वानुमान जारी करता है। तो शुरुआत में ही जैसा हम लोगों ने बातचीत में ये कहा कि पिछले 2 महीनों से लगातार ऐसे मौसम में ऐसे उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है प्रदेश के मौसम में। तो इसके पीछे जो पिछले 2 महीनों से लगातार उतार-चढ़ाव देखा गया है, इसके पीछे क्या वजह रही है? क्यों ऐसा उतार-चढ़ाव देखा गया? देखिए, जिस तरह जलवायु परिवर्तन हो रही है, हुँ, उसकी वजह से कोई भी हो तो वेदर में जो भी वेदर के फिनोमिना है, जैसे बारिश होती है, जी, तो बारिश, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी मौसमी घटनाएं हैं, हुँ, वो चरम पर हो रही हैं, एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं। उसकी वजह से हमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं कि अगर जैसे अभी आप देखिए, इसी महीने में कानपुर में 125 मिलीमीटर बारिश 24 घंटे में दर्ज की गई, जी, जो भारी बारिश की हुँ, पैमाने में आती है। बिल्कुल, और अगर इस तरह की बारिश होती है तो निश्चित रूप से ह्यूमन के लिए और जनमानस के लिए, खेती के लिए, किसानी के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। तो जो भी जलवायु परिवर्तन की वजह से गर्मी पड़ती है तो बहुत अधिक पड़ती है, हुँ, हुँ, सर्दी पड़ती है तो बहुत अधिक पड़ती है। ये जितने भी मौसमी घटनाएं हो रही हैं, ये चरम पे हो रही हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई उत्तर प्रदेश में, हमारे देश में हो रही हैं, पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो रही है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो दुनिया की बड़ी बड़ी नदियां थी, जैसे हमारे यहाँ गंगा नदी है, यमुना नदी है, जी, उसी की तरह से आप वो नदियां सूख गई हैं जो करीब 150-200 साल पहले के जो उसमें पुल थे, वो दिखने लगे हैं। तो जो जलवायु परिवर्तन हुआ है, उसके दंश को पूरी दुनिया झेल रही है। और अभी हम इंडिविजुअल रूप से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप आगे चल के कुछ सालों में देखेंगे कि हर व्यक्ति जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होगा। अभी आप देख सकते हैं कि जो मानव हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ पे जो प्रभाव पड़ रहा है, उसका सारा कारण जलवायु परिवर्तन है। बिल्कुल, उसमें अगर 2,000 रुपए आप अपने परिवार पे खर्च करते थे, तो निश्चित रूप से अब उसमें दूने से तिगना आपको खर्च करना पड़ रहा है। क्योंकि आए दिन बच्चे और जो हमारे यहाँ बुजुर्ग होते हैं, और आप जानते हैं जो 60 के ऊपर जब बुजुर्ग हो जाता है कोई भी हो,
तो एक सिस्टम होता है कि हमारी शरीर कमजोर होता है और कई तरह की बीमारियां हमको पकड़ लेती हैं। तो जब इस तरह की बीमारियों में बच्चे और बुजुर्ग होते हैं, तो जब वेदर बदलता है, पहले वेदर चेंज होता था तो बीच में बसंत ऋतु आती थी। वो इसलिए आती थी कि हमारा शरीर हमको ढालने के मौका मिलता था कि धीमे धीमे सर्दी के बाद गर्मी शुरू होती थी, फिर गर्मी के बाद सर्दी शुरू होती थी। लेकिन अब आप देख रहे हैं पिछले कई सालों में मई में इतनी सर्दी देखी गई इस साल कि जब 6 या 7 तारीख को लोगों ने शाम को जैकेट भी पहननी पड़ी जी। और इतनी ह्यूमिडिटी रही मई में, जो हमारे मानव शरीर के लिए, पशुओं के लिए और खेती के लिए कहीं भी अच्छी नहीं कही जा सकती है। ये जो भी मौसमी घटनाएं हो रही हैं, चरम पे हो रही हैं, ये सभी को बहुत अधिक परेशान करने वाली हैं, हमारी हेल्थ को, हमारे खाद्यान्न के उत्पादन को और हमारे एनिमल, हमारे मिल्क प्रोडक्शन। बिल्कुल। तो जैसा मौसम विभाग की तरफ से हर बार ऐसे होता है कि हर हर दूसरे तीसरे दिन हम ये सुनते हैं कि येलो अलर्ट, रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट, इस तरह के अलर्ट जारी किए जाते हैं बारिश वाले क्षेत्र में, जो प्रभावित क्षेत्र है उसके लिए अलर्ट जारी किए जाते हैं। तो जो यूजर्स हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, वो उन्हें ये समझना जरूरी है कि ये रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और ये जो अलर्ट है वो क्यों जारी किए जाते हैं और इनके नाम जो हैं रंगों के आधार पे क्यों रखे गए हैं, इसके पीछे का देखिए, सबसे ज्यादा जो एक्सट्रीम के लिए होता है वो रेड अलर्ट कहलाता है। अच्छा। रेड अलर्ट का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा तूफान आने वाला है या बहुत अधिक थंडर स्टॉर्म के साथ बारिश होने वाली है, बहुत तेज हवाएं चल सकती हैं। लेकिन रेड अलर्ट बहुत कम जारी होते हैं। जैसे बिपरजॉय जब गुजरात पे लैंड किया है तो उस समय शायद वहां रेड अलर्ट जारी किया गया था। इसके बाद ऑरेंज अलर्ट होता है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब होता है कि आप वेदर की को देखते रहिए, वॉच करते रहिए। अगर आप घर से निकल रहे हैं तो छाता लेके निकले और ये देखें कि कहीं जल भराव की समस्या तो आने वाली नहीं है। इसी तरह येलो अलर्ट होता है। येलो अलर्ट में भी हमको अगर बहुत जरूरी हो तभी हम घरों के बाहर निकलें, नहीं तो हम घरों में रहें। जैसे अगर घूमने जाने का कहीं प्रोग्राम है हमारा, पहाड़ों पे जैसे लोग घूमने जाते हैं, तो अगर वो मौसम की भविष्यवाणी को या मौसम वैज्ञानिकों से पूछ के या कहीं भी किसी साइट पे ये देख के जाते हैं तो निश्चित रूप से उनको दिक्कतें नहीं होती हैं। जैसे अभी हमारे एक मित्र कानपुर से गए हुए थे तो उनसे हमने कहा था कि निश्चित रूप से 27 या 28 को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सारे पहाड़ों पे बारिश की गतिविधियां ज्यादा होंगी और लैंडस्लाइड भी होगी। फिर हुआ ये कि वो जाके वहां फंस गए और उन्हें 2 रातें अपनी गाड़ी में गुजारनी पड़ी बच्चों के साथ। तो ये अलर्ट इसीलिए जारी किया जाता है कि जनमानस को, किसानों को और सभी लोगों को इसका फायदा मिले और लोगों को लाइफ के प्रति सचेत रहें, उनकी कोई जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना होने पाए, इसके लिए ये सारे अलर्ट जारी किए जाते हैं। जी। ग्रीन अलर्ट होता है। ग्रीन अलर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, बस आप देखिए हो सकता है थोड़ा बूंदाबांदी हो जाए, थोड़ा पानी हो जाए, थोड़ी सी बारिश हो जाए। तो इनका सबका अपना मापदंड है कि किस तरह कितनी तेज हवाएं चल सकती हैं, किसमें हमें जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं, टीन शेड होते हैं, वो गिर सकते हैं या उड़ सकते हैं, तो आप पक्के मकानों में रहें, ऐसे जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर हैं उनमें ना रहें। और बिजली गिर सकती है तो किसानों को सलाह दे दी जाती है कि आप बाहर ना निकलें, छाता लेके ना निकलें। और शहर के लोगों को कहा जाता है कि जो भी हमारे बिजली के उपकरण हों उनसे दूर रहें, उनको ऑफ कर दें, बिजली के पोल के नीचे खड़े ना हों, हरे पेड़ के नीचे खड़े ना हों। तो ये सारी हिदायतें इन सारे अलर्ट में होती हैं जो किसानों से लेके जनमानस और पूरे समाज के काम आती हैं। बिल्कुल। अब चूंकि अब मानसून जो है वो पूरे प्रदेश में अब दस्तक दे चुका है, तो इसको लेकर के अभी मानसून की स्थिति क्या रहेगी आगे और कब तक और कितनी बारिश करा सकता है प्रदेश में? देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश और कानपुर मंडल की बात है, यहाँ पर मानसून बिल्कुल सही टाइम से आया है। यहाँ कोई ऐसा नहीं कह सकते कि लेट है जी। जबकि दिल्ली में वो बिफोर पहुंच गया, पहले पहुंच गया है। तो ये सारी जो भी चीजें हो रही हैं ये क्लाइमेट चेंज का असर है
और इस समय अब एक चेतावनी जरूर देना चाहूंगा कि जो भी लोग किसी काम से कहीं निकलें तो वो जो न्यूज़पेपर में मौसम विभाग एडवाइजरी जारी करता है उसको जरूर देख लें, तभी घरों के बाहर निकलें, क्योंकि अब कानपुर मंडल सहित पूरे उत्तर प्रदेश में रुक रुक कर कहीं कहीं हल्की और कहीं कहीं भारी बारिश होने की पूरी संभावना है। जी। और ये जुलाई के प्रथम सप्ताह तक भी चल सकती है। बीच बीच में धूप भी निकल सकती है, उमस भी रह सकती है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि अब मानसून सक्रिय हो गया है और बारिश कहीं कहीं तेज कहीं कम ऐसे देखने को मिल रहा है लगातार प्रदेश में। तो ऐसे में जी कई बार ऐसा होता है, हमें ये मामला सामने आता है कि बिजली गिरने से बहुत लोगों की मौत हो गई है। तो ऐसे में बिजली से कैसे बचा जाए, इसको लेकर के क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, हमारा CS आजाद यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर लगातार इस पे एडवाइजरी जारी करता है। हर चौथे दिन हमारे यहाँ एडवाइजरी जारी होती है, ब्लॉक लेवल पर भी होती है। इसके अलावा बहुत से ऐप आ गए हैं। एक भारतीय मौसम विभाग का ऐप है दामिनी। आप जी। दामिनी को अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से या एप्पल के स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जी। अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें आपको बिजली गिरने की, कहाँ गिरेगी, कितने एरिया में गिरेगी, ये आपको पता लग सकता है। और जिस समय हम लोग भी बताते हैं, कल आप इस समय पानी बरसने की संभावना है, और जिस समय इस तरह की मानसूनी घटनाएं जब चल रही होती है, मानसून अपने सबाब पे होता है, तो ये घटनाएं लगातार हो रही हैं। लेकिन क्योंकि अब क्लाइमेट चेंज हुआ है तो ये घटनाएं बढ़ रही हैं। आप जैसे देख रहे हैं, अब की बार जो हीट बढ़ी, तो बलिया एक जिले में कई मौतें कई हुई, मौतें हुई, हाँ। और कई 50-60 तक शायद मौतें दर्ज की गई, जो हीट की वजह से थी। तो जो हमने आपको बताया ना कि जब 10 बजे तापमान 35-36 हो जाते हैं, जो एक किसी भी जो नॉर्मल लाइफ है, जिसकी नॉर्मल हेल्थ है, उसके लिए भी नुकसानदेह होते हैं। लेकिन जिन्हें शुगर की बीमारी, हार्ट पेशेंट या किडनी की बीमारी, ब्लड प्रेशर, इस तरह की समस्याएं होती हैं और वो ऐसे मौसम में बाहर निकलते हैं, तो निश्चित रूप से उनको प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उनको दिक्कतें होती हैं। हाँ, मौसम को लेकर के, मौसम की जानकारी को लेकर के लोगों में उत्सुकता और बढ़ गई है, क्योंकि पिछले 2 महीने से हम देख रहे हैं कि लगातार मौसम में उतार चढ़ाव, बदलाव देखे जा रहे हैं। कभी भी बारिश, कभी भी धूप, कभी हीट स्ट्रोक, ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो ये जो पिछले 2 महीने में जो बदलाव हुए हैं या जो उतार चढ़ाव हुए हैं, ये कुछ कारणों की वजह से हुए हैं, जैसे पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय हो जाना, तूफान का आना बीच में, फिर अभी मानसून आ गया। तो इसको लेकर हमारे यूजर्स को आप ये बताइए सर कि पश्चिमी विक्षोभ क्या है? क्योंकि बहुत समय तक ऐसा रहा कि उसको लेकर के मौसम में बहुत ज़्यादा बदलाव, उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। तो हम ये समझाना चाहते हैं कि आखिर पश्चिमी विक्षोभ क्या है और ये कैसे बनता है? देखिए, जिनको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते जी, हैं, वेस्टर्न डिस्टर्ब। देखिए, ये जो भी मौसमी घटनाएं होती हैं, वो सारी हवाओं पे केंद्रित होती हैं। जी। उनका जो सारा है कि हवाएं कहाँ से आ रही हैं, तो जो हमारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते हैं, ये मेडिटेरियन सी और कैस्पियन सागर हैं, जिनको भूमध्य सागर हम कहते हैं। वहां से हवाएं ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए हमारे भारत देश तक आती हैं। हुँ। ये आती कैसी हैं? आप कहेंगे ये हजारों किलोमीटर का सफर कैसे कर लेती हैं? जी। उसका कारण है कि हमारी जो पृथ्वी है उसका घूमना है, हुँ। और एक जेट स्ट्रीम होती है। जेट स्ट्रीम जो हमारी पृथ्वी है वो दो भागों में है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। ये दोनों में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी और साउथ हेमिस्फीयर में भी, ये जेट स्ट्रीम चलती हैं। अब मुझे जेट स्ट्रीम के बारे में जरूर बताना पड़ेगा आपको। तो जी। जेट स्ट्रीम ये कई 100 फीट के ऊपर चलती हैं, हुँ। और जिस लेयर में, जो एटमॉस्फेयर होता है हमारा, उसकी कई लेयर होती हैं। जिस लेयर में ये चलती हैं, ये इनकी स्पीड 250 से किलोमीटर तक हो सकती है। कोई भी आर्द्र हवाएं जब किसी वाटर बॉडी के संपर्क से आती हैं, तभी बादल बनते हैं। ये हुँ। एक मोटी सी बात है। हुँ। और जब बादल बनते हैं, फिर इसके बाद जो गर्म हवाएं होती हैं ये ऊपर उठती हैं। फिर एक पूरी प्रक्रिया हमारी है। फिर ये जो आर्द्र हवाएं होती हैं ये कंडेंस होती हैं, और कंडेंसन के बाद फिर ये पानी के रूप में नीचे बारिश के रूप में बरसती हैं। हुँ। तो ये जो आर्द्र हवाएं
कैस्पियन सागर और मेडिटेरियन सी से आती हैं, ये भारत देश में आती हैं, क्लाउड फॉर्मेशन करती हैं। इन्हीं को हम लोग पश्चिमी विक्षोभ और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। जी आप देखेंगे जो भी उत्तर भारत की सर्दियों की बारिश होती है, जी जिसको हम किसानी भाषा में महावट कहते हैं, ये हम्म, सारी उन्हीं की वजह से होती है। अच्छा और अब उसमें भी पैटर्न चेंज हो रहा है और देखने में आ रहा है कि अब इनका शिफ्टिंग हो रही है। अच्छा जब ये नवंबर दिसंबर में आते थे जनवरी तक, तो ये स्ट्रांग होते थे। और इसका एक चीज और है, जो हमारी पृथ्वी है, हमारा एक है पृथ्वी के बीच का एक होता है जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। तो एक सूर्य हमारा जब इक्वेटर के ऊपर आ जाता है, और जितने ये मौसमी सिस्टम है, ये सारे सूर्य कहाँ कितनी तेज पड़ रहा है उसी पे आधारित होकर ऊपर नीचे आते जाते हैं। तो जब सर्दियां होती हैं तो सूर्य हमारा इक्वेटर से नीचे चला जाता है। तो ये सारे सिस्टम चाइना और रसिया से होके जम्मू कश्मीर और हिमाचल तक और नीचे तक राजस्थान तक इनका आना होता है। लेकिन जैसे ही सन ऊपर आ जाता है, जब मई जून में सन हमारे इक्वेटर के ऊपर आ जाता है, हमारे भारत देश के ऊपर ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है। और एक आप जानें, जो इक्वेटर का इलाका हमारा है पूरी दुनिया का, तो इक्वेटर के आसपास दुनिया में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात हो रही थी, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन्हीं पे आधारित होते हैं कि हवाएं आती हैं, क्लाउड फॉर्मेशन करती हैं, बड़े पहाड़ियां हैं, इसलिए हमारे यहाँ ये बारिश करती हैं, रुक जाता है। ठीक है इनमें भी परिवर्तन हो रहा है जी इनकी जो ताकत होती थी वो कम हो रही है। तो जो हमारा अपनी रिसर्च मैं बता रहा हूं कि अगले एक दशक बाद ये निश्चित रूप से उत्तर भारत की बारिश कम हो रही है, और उत्तर भारत में बारिश कम होगी सर्दियों में। अच्छा जो ये मेरी अपनी सीएसआई यूनिवर्सिटी में जो हमने रिसर्च करी है, उस पर मैं कह सकता हूँ कि ये भी दिक्कत आएगी। और अगर सर्दियों की बारिश खत्म होती है तो निश्चित रूप से उत्तर भारत में बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आएगी कि जो हमारे ग्लेशियर हैं, उसी ग्लेशियर से सारी नदियां हमारे पानी लेके आती हैं। जो नदियां हमारी ग्लेशियर मई जून में जब पानी की जरूरत होती है तो ग्लेशियर पिघलते हैं, और पूरी दुनिया में ही जितनी भी नदियां हैं वो सारे ग्लेशियर के ऊपर ही आधारित हैं, और इन ग्लेशियर की सिकुड़ रहे हैं। अगर पहले कभी 30 लाख किलोमीटर में होते थे, तो अब उनकी 50% या 60% ग्लेशियर पूरी दुनिया में रह गए हैं। 30 से 40% तक ग्लेशियर पूरी दुनिया के घट रहे हैं। तो जब WD आएंगे नहीं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो निश्चित रूप से है जो हमारा जम्मू कश्मीर का इलाका है, जो हमारा लद्दाख का लेह का इलाका है, तो यहाँ ग्लेशियर हमारे जो हैं, ये ग्लेशियर कम हो रहे हैं, बर्फ हमारी कम हो रही है, बर्फ की मात्रा भी कम हो रही है, एरिया कम हो रहा है। तो जो बर्फ की हमारी जो एक स्ट्रेंथन होती थी, मजबूती होती थी, वो कम हो रही है। ये आखिरी सवाल है मेरा कि आप पत्रिका उत्तर प्रदेश के जो व्यूअर्स हैं, जो अभी हमें देख रहे हैं, जो किसान अभी हमें देख रहे हैं, उनको आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अभी इस हफ्ते वो जब भी घर के बाहर निकलें तो निश्चित रूप से अखबार पढ़ लें, टीवी देख लें, उसमें मौसम से संबंधित जानकारी जरूर ले लें। क्योंकि अगर वो घर के बाहर निकलते हैं और अपनी गाड़ी से फैमिली के साथ जा रहे हैं और 1 घंटे में 30 से 40 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाती है, तो उनको निश्चित रूप से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वो जरूर मौसम विभाग की जो एडवाइजरी जारी होती है, हम लोग सलाह देते हैं, उसको देखें। क्योंकि लगातार इस हफ्ते अभी जुलाई के फर्स्ट वीक तक कहीं कहीं हल्की से लेके भारी बारिश, रुक रुक कर बीच में धूप भी निकल सकती है, उमस भी रह सकती है। इस तरह की पूरी संभावना भारतीय मौसम विभाग द्वारा व्यक्त। तो दर्शकों, ये हमारे साथ आज जो गेस्ट जुड़े थे वो चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के वरिष्ठ मौसम व कृषि वैज्ञानिक हैं, SN सुनील पांडे जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पत्रिका उत्तर प्रदेश के दर्शकों के लिए समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।